नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज से हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स पर और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित प्रमुख बातें। यहाँ पे इस क्लास में कम समय में बहुत अधिक चीज़ें देने की कोशिश की जाएगी और आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेन कॉपी लेकर बैठे रहिए और कुछ बातों को आप सब जानते भी चलिए। जैसा कि आप सबको पता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक था उसे हिस्टोरिका के नाम से भी जानते हैं। यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं और इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। ये यूनान के रहने वाले थे या ग्रीस के रहने वाले थे। अब देखिए, भारतीय इतिहास को जानने के विषय में हम 3 स्रोत जानते हैं भारतीय इतिहास की। तो आइए यहीं से हम सब शुरू करते हैं अपने अध्याय को आगे की ओर। और जैसे इतिहास का पिता, ठीक ना, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता भैया आपको किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। आपको हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की गई। अब देखिए, भारतीय इतिहास को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? तो यहाँ पे डाल दो इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। और यहीं पे विभाजन में हम 3 को देखते हैं। एक आपको मिलता क्या है? तो प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी हमें किसी भी तरह के लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा आध ऐतिहासिक काल। तो आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। कौन से? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना, सभ्यता। और इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता भी आता है। वैदिक सभ्यता इसके अधीन हम लोग अध्ययन करते हैं। जबकि प्राक ऐतिहासिक काल के दौरान हम लोग क्या करते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। किसका? नव पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। यानी इस काल के हमें किसी भी तरह के लेख जानकारी नहीं मिलती। इसकी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ नहीं पाते और दूसरे वैदिक संस्कृति को तो पढ़ पाते हैं, लेकिन यह अपने समय में न लिखा जाकर बल्कि बाद के समयों में इसकी रचना की गई है। ठीक, अब देखो, अब तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कालीन इतिहास और क्या पढ़ते हैं? तो आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास महाजनपदाज काल से लेकर यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर
1206 ईस्वी तक को हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, 1206 से लेकर आपको 1857 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, और 1857 ईस्वी से अब तक के जो जानकारी लेते हैं ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम सब जानकारी लेते हैं। ठीक ना। अब हम सबको जानना क्या है कि भारतीय इतिहास को किस तरह से जो ज्ञात करने के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक, आइए अगले डायग्राम पे चलते हैं। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, जानने के स्रोत, भारतीय इतिहास जानने के जो मुख्यतया स्रोत हैं, इन स्रोतों के विषय में आइए हम सब देखें। तो पहला पुरातात्विक स्रोत, कौन सा? तो पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो है उसमें हम सब यात्रा वृतांत यानी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत का अध्ययन करते हैं। ये तीन बातें हैं। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है? अब लेखों का अध्ययन करते हैं, मुद्रा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत इमारतों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो है कि गुहा लेखों का करते हैं, गुहा लेख, शिलालेख आदि का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो है दो भागों में इसे विभाजित कर देते हैं। एक ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। यही दो भागों में हम सब विभाजित करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या क्या है? तो वेद है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, निषद है, पुराण है, स्मृति है। आपको दो महाकाव्य जो हैं, महाकाव्य रामायण और महाभारत दो हैं। एक रामायण है और एक महाभारत है। यही दो काव्यों का हम सब इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य को दो भागों में आप चाहो तो विभाजित कर सकते हो। एक आपको जैन ग्रंथ और दूसरा दूसरा बौद्ध ग्रंथ, और तीसरा यदि आप चाहो तो तीसरे भाग में आपको जो है दरबारी इतिहासकार या उसके समकालीन इतिहास के विषय में आप ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत जान सकते हो। लेकिन जाने दो, हम सब इतने ही में अध्ययन करेंगे। कितने में? तो इतने में ही हम सब अध्ययन करते हैं।
अब यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो यात्रा वृत्तांत में यूनानी यात्रियों के, यूनानी, चीनी और अरबी, इन्हीं तीनों यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों के विषय में हम सब एक सरसरे पैनी नज़र से देखेंगे और चीज़ों को हम सब जो हैं आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए, यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी और यही मूलभूत जानने का, आपको नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने ऐसे समझिए, ठीक ना, यही जानने का प्रमुख साधन भी माना जाता है। अब हम लोग सीधे सीधे आएंगे अगले स्टेटमेंट पर, जो है वह आएंगे, चलिए आते हैं, और वह था अभिलेख, यानी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला जो हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक ना। अब देखिए अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला? तो अंग्रेजी में अभिलेखों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियो, ARCHOLOGY, आर्कियोलॉजी आपको जो है इसे कहा जाता है। जबकि पुरालेखों के अध्ययन को, किसके? पुरालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। यहीं पे और भी बता देते हैं, मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को, मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को कहा जाता है। जबकि पुरालिपि शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालिपि शास्त्र के अध्ययन को हम सब किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग पेनियोग्राफी के नाम से कहते हैं। पेनियोग्राफी कहा जाता है। ये तो अध्ययन को हम लोग जो हैं इन छोटे छोटे आपको बातों में अभी तक आप सबने ये छोटी सी चीज़ें देखी। अब अभिलेख देखिए, सबसे प्राचीनतम अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व बगज गोई नामक स्थान से प्राप्त किया गया। कब का अभिलेख है? तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसे बगज गोई या बगज कोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। यह अभिलेख, बगज गोई अभिलेख जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशियाई माइनर से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। एशियाई माइनर कहाँ है? तो अफगानिस्तान और सीरिया के सीमा पर एशियाई माइनर अवस्थित है। ठीक ना? कहाँ? तो एशियाई माइनर आपको कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई माइनर आपको जो है वह अफगानिस्तान और सीरिया, ईरान की सीमा पर स्थित है। इस बगजगोई अभिलेख किसके कालीन है?
तो यह बगजगोई अभिलेख जो है हमारे वैदिक संस्कृति के समकालीन है। वैदिक संस्कृति के समकालीन का यह अभिलेख है और इस अभिलेख में आपको जो है कि वैदिक कालीन 4 देवताओं के उल्लेख मिलते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय का उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता। और परीक्षा में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख बगजगोई अभिलेख में मिला है। अब आगे हम सब चलते हैं। तो आगे जो अभिलेख है, एक तरफ अभिलेख और दूसरे तरफ संबंधित जानकारी। अब यहीं से भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा अशोक के द्वारा प्रारंभ की गई और अशोक ने यूनानियों से अभिलेख लिखने की प्रथा को सीखा। ठीक ना। तो एक तरफ आपको जो है अभिलेख और दूसरे तरफ शासक, अब कौन से अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आप छोटे से समय में आपको बहुत ढेर सारे जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक ना। एकदम छोटे से समय में अधिक से अधिक जानकारी जितना आपको चाहिए उससे कई गुना अधिक। अब देखिए इन अभिलेखों के विषय में, जैसे पहला ये देखिए मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम, गोलम, रुमिनदे, ये सभी के सभी अभिलेख जो महत्वपूर्ण हैं, ये सबके अभिलेख किससे संबंधित हैं, तो अशोक से संबंधित हैं। फिर आपको हाथी गुफा अभिलेख, ये इसमें आपको पहली बार भारतवर्ष की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलता है और इस अभिलेख को खारवेल के द्वारा तैयार करवाया गया था। नेक्स्ट आपको जो अगले महत्वपूर्ण अभिलेख है, उन अभिलेखों में एहोल अभिलेख, ठीक ना। एहोल अभिलेख किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का यह अभिलेख है। किसका, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रवि कीर्ति ने इस अभिलेख की रचना की थी। रवि कीर्ति द्वारा यह अभिलेख लिखा गया था। इसी अभिलेख में आपको जो है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के जानकारी प्राप्त होती है। एरण अभिलेख जो है यह आपको भानुगुप्त के द्वारा, गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के द्वारा यह अभिलेख मिलता है। किसके द्वारा, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और इसी अभिलेख में आपको जो है सती प्रथा का प्रथम जानकारी आपको जो है जानकारी इसी अभिलेख में प्राप्त होते हैं। फिर आपको जूनागढ़ अभिलेख जो है यह बहुत प्रसिद्ध अभिलेख था। ये आपको शक शासक रुद्रदामन, किसके द्वारा, तो रुद्रदामन के द्वारा यह जूनागढ़ अभिलेख जो था, ये अभिलेख, इसी अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जानकारी आपको मिलती है।
दोनों के जानकारी आपको प्राप्त होते हैं इन अभिलेखों के माध्यम से। जूनागढ़ कर लेना ना भैया, जूनागढ़ अभिलेख। और कौन सा, तो ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख आपको जो है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें आपको गुर्जर प्रतिहार वंशीय शासक किसके जानकारी मिलती है, तो आपको जो है यशोवर्मन के जानकारी प्राप्त होते हैं, यशोवर्मन के जानकारी प्राप्त होती है। इसके वर्षवार उपलब्धियों के जानकारी आपको इसे अभिलेख के माध्यम से हम सबको मिलती है। अन्य अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये कौन कौन सी बातें हैं, तो अन्य अभिलेखों में आपको महत्वपूर्ण जो है हेलियोडोरस का बेसनगर या विदिशा अभिलेख, विदिशा या बेसनगर अभिलेख जो है इसकी रचना हेलियोडोरस द्वारा किया गया था। हेलियोडोरस से, इसी अभिलेख से आपको भागवत धर्म के प्रथम जानकारी मिलती है, भागवत धर्म के प्रथम जानकारी, यानी यह पहला अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म के जानकारी प्राप्त होते हैं। फिर आपको जो है कि आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और समुद्रगुप्त के इसमें दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा किया गया था। यह अभिलेख हरिसेन के समुद्रगुप्त से आपको समुद्रगुप्त से जानकारी देता है। इसके बाद नासिक गुहा अभिलेख या नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, पहले नासिक अभिलेख बता देते हैं। नासिक अभिलेख से सातवाहन वंशीय शासक आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी के दिग्विजयों के जानकारी मिलते हैं, ठीक ना। ऐसे अभिलेख में इसे आपको जो है कि दक्षिण भारत का एकमात्र ब्राह्मण कहकर संबोधित भी किया गया है। इसके बाद नानाघाट अभिलेख जो है इसी अभिलेख में आपको किसकी मिलती है, तो सातकर्णी प्रथम की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख में की रचना आपको रानी नागनिका के द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया था, ठीक ना। ये बातें आपको जो है, इसके बाद आपको जो है कि अन्य अभिलेखों में आपको जो है महत्वपूर्ण अभिलेख भीतरी अभिलेख जो है, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मिले हैं और भारत में यह आपको स्कंदगुप्त का अभिलेख है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है और इससे भारत में हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत में हुणों के आक्रमण के जानकारी इसे अभिलेख से प्राप्त होते हैं। इस तरह आप देखोगे तो बहुत ढेर सारे आपको अभिलेख मिलेंगे, ठीक ना। और बहुत ढेर सारी बातें आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राप्त भी होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम सबको आगे चलना कहाँ है, तो आपने देखा कि अभिलेखों के विषय में अध्ययन किया। अब हम सब मुद्रा शास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। किसमें, मुद्रा लेख या मुद्रा शास्त्र। मुद्रा लेख या
मुद्रा शास्त्र के विषय में हम सब अध्ययन करेंगे। तो मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को ही पहले जानते हैं। अध्ययन को पीछे ही मैंने बताया कि न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मैटिक्स के नाम से अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो अभिलेख थे इसे आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का पंचमार्क सिक्का का मतलब समझते हैं? कटिंग बनी होती थी, ठीक ना, और उसी पे ठप्पा लगा दिया जाता था, या इसे ठप्पा सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन, एक एक चीजें मैं बता दे रहा हूं। उत्तर वैदिक काल में आपको जो है सिक्के किस तरह के थे, तो सोने के सिक्के थे, और सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, तो शतमान कहा जाता था। शतमान। और आपको एक दो जगह उत्तर वैदिक काल में गले में पहने जाने वाला बेशकीमती जो हार था उसको भी कहीं कहीं मैंने देखा कि ये मान लिए हैं कि यह आपको जो है कि शतमान नामक सिक्के ही जानिए, बहुत विशेष चीजें न जानिए, अंदर की चीजें। चुके नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं सिक्कों के अध्ययन। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में टकसाल के विषय में सर्वप्रथम चर्चा किया है। और टकसाल उसे बोलते हैं जहां से सिक्कों की ढलाई की जाती थी। और टकसाल विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में टकसाल विभाग के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा गया है। लक्षणा अध्यक्ष ये कौन था, तो टकसाल विभाग का अध्यक्ष, टकसाल विभाग का अध्यक्ष हाँ, आपको और भी चीजें हैं, जैसे अर्थशास्त्र में ही आपको जो है मुद्रा की जांच करने वाला, यानी रुपए की जांच करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक का अर्थ होता था आपको जो है कि मुद्रा की जांच करने वाला, मुद्रा के जांच करने वाला अधिकारी, जांच करने वाला अधिकारी जो था इसे ही हम क्या कहते थे, तो रूप दर्शक के नाम से जानते थे। ठीक, अब देखिए चूंकि पीछे जाएंगे तो जो है कि सिकंदर कालीन सिक्कों को डेकाड्रम कहा जाता था। मैं लिखते चल रहा हूं, सिकंदर कालीन सिक्कों को जो है डेकाड्रम कहा जाता था। देखिए सिकंदर कालीन सिक्कों को डेकाड्रम कहते थे। डेकाड्रम कहा जाता था। अब आगे आइए, तो आगे देखेंगे तो हम सब मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्कों को जो है वह क्या कहते थे, तो सोने के सिक्कों को जो है आपको बड़ा अच्छा नाम है, देखिए चलिए, मौर्य काल में चांदी के सिक्के रूपक और तांबे के सिक्के जो होते थे, तांबे के सिक्कों को उस काल में क्या कहते थे, तो कर्षण के नाम से पुकारते थे, कर्षण कहा करते थे। ठीक, अब देखिए भारत में यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो सोने के सिक्के प्रचलित करने की प्रथा किसने दी, तो भारत में सोने के सिक्के जो है, सोने के
सिक्के सर्वप्रथम प्रचलित किए, सर्वप्रथम प्रचलित किए। तो ये सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रचलित कौन किए? तो इंडो ग्रीकों ने। देखो देख लो, यही प्रश्न पूछता है। इंडो ग्रीकों ने सोने के सर्वप्रथम सिक्के प्रचलित किए, जबकि सोने के शुद्ध सिक्के, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, शुद्ध सिक्के किसके द्वारा आपको जारी किए गए? तो शुद्ध सिक्के सबसे अधिक कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए, और जिसमें विम कडफिसस का नाम आप सब जानते होंगे। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के इसी के द्वारा जारी किए गए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों के काल में, किसके? गुप्तों के काल में आपको प्रचलित हुए। गुप्तों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रचलित हुए, जबकि सर्वाधिक मिक्स सिक्के, सर्वाधिक मिश्रित सिक्के किसके समय में जारी हुए? तो ये भी आपको गुप्तों के काल में ही सर्वाधिक मिश्रित सिक्के जारी हुए, जबकि लेख युक्त सिक्के किसके समय में आपको जारी हुए? तो पहली बार लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीकों के द्वारा, और जिसमें मिंडार का नाम आप सब लोग जानते होंगे। मिंडार के द्वारा इंडो ग्रीक सिक्का आपको जारी किया गया। ठीक, अब देखो, अब यहां पे जो है कि एक लक्ष्मी चित्रित सिक्के, एक तरफ लक्ष्मी तथा सुल्तान के नाम वाले सिक्के किसने जारी किया? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब पूछे कि शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के किसने जारी किए? तब आप जवाब दोगे इल्तुतमिश के द्वारा आपको जो है पहली बार शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी किए गए। तो इसके द्वारा जो चांदी का सिक्का था उसे टका बोलते थे, और जो तांबे का सिक्का था इसे जीतल बोला जाता था। ये बातें यहाँ पर हम सब ने देखा। चांदी के सिक्कों को टका, और आपको जो है इसके बाद आपको कुछ मौर्य काल के बाद गुप्तों के समय में जो आपको सिक्के, कई तरह के सिक्के जारी किए गए। जैसे आपको जो था गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, अश्व प्रकार के सिक्के, वीणा वादन करते हुए सिक्के। तो इस तरह के कई सिक्कों को प्रचलित किया गया। ठीक, तो और एक बात और, पहला शासक कौन था जिसने आपको जो है कि शीशे के सिक्के जारी किए? तो शीशे के सिक्के जारी करने वाले सातवाहन थे। देखिए, शीशे के सिक्के या प्रोटीन के सिक्के किसने जारी किए? तो सातवाहनों ने आपको जो है, वाहनों ने शीशे के सिक्के आपको जारी किए। ठीक ना, ये आपको जो है कि प्रारंभिक सिक्कों के विषय में जानकारी हुआ। अब आइए साहित्यिक जानकारी। अब साहित्यिक स्रोत के विषय में हम सब अध्ययन करते हैं।
और साहित्यिक स्रोतों में जो पहला आपको जानकारी मैंने बताया ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में आपको जो है ब्राह्मण ग्रंथ का आप चाहो तो एक डायग्राम में ब्राह्मण ग्रंथों को आप बड़े ही आसानी से सभी लोग एकमात्र डायग्राम में ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आप सब अध्ययन कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन, तो पहले तो बता दें कि आपको ब्राह्मण ग्रंथ वेद हैं, वेद के बाद आपको ब्राह्मण, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद आपको जो है यह उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के बाद आपको जो है कि उपवेद। ये ढेर सारी बातें आप सबको देखने को मिलती हैं। अब वेदों की संख्या देखना चाहो तो यहीं पे, नहीं तो अगले डायग्राम में मैं वेद उपनिषद सारी बातों को प्रस्तुत कर दे रहा हूं। आइए देखिए, अब यहीं पे पहले एक बार बैक में, ये वेदों की संख्या 4 है, ब्राह्मणों की संख्या आपको गिनती नहीं है, आरण्यकों की संख्या 7 है, उपनिषदों की संख्या 108 है और आपको उपवेदों की संख्या 4 बतलाई गई है। तो ये अब देखो वेद किसे कहते हैं, तो पद्यात्मक जो रूप में है वो वेद है, ठीक ना। और पद्यात्मक वेदों के गद्यात्मक रूप को हम ब्राह्मण कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंतिम भाग, इसे वेदांत के नाम से भी हम सब जानते हैं और वेदांत भी कहते हैं, ठीक ना। अब इस डायग्राम में आप सबको कुछ नहीं करना और एक डायग्राम बनाना है, उसी डायग्राम के माध्यम से आप सबको सारे जानकारी एकदम आसानी से चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो। और देखो वेद है, ठीक ना, वेद है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों के मैंने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपको आरण्यक है और इसके बाद आपको जो है उपनिषद है, ठीक ना। उपनिषद आपको मैंने बताया। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है तथा सूक्तों की संख्या 1028 जो है इसमें सूक्त बतलाए गए हैं। इसमें कुल 10 मंडल बतलाए गए हैं। पहले और 10वें मंडल को आधुनिक मंडल, दूसरे और 8वें मंडल को जो है इसे आपको जो है कि मध्य मंडल, और आपको जो है कि 8वें और 9वें को मध्य मंडल और दूसरे से 7वें तक को लेकर प्राचीन मंडल, ऋषि मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। तो आइए ऋग्वेद और प्रत्येक वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक ना, सामवेद, सामवेद, और आपको यहीं पे अध्ययन कर लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद ये कुल वेद है। अब ब्राह्मण ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकीय ब्राह्मण हैं। ऐतरेय और कौशितकी, यही आरण्यक का नाम भी है। ऐतरेय आरण्यक सेम डिट्टो, और यही सेम डिट्टो आपको उपनिषद का भी नाम है, यानी ऐतरेय उपनिषद और आपको कौशितकी उपनिषद। अब यजुर्वेद आपको आया, तो यजुर्वेद जो था आपको जो है कि यजुर्वेद में आपको जो है कि इसका मुख्यतया जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, शतपथ, और इसका ब्राह्मण एक है जो तैतरीय,
तैत्तरीय, ये इसके ब्राह्मण माने जाते हैं। तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसके तैत्तरीय और बृहदारण्यक, तैत्तरीय और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक इसके प्रमुख अरण्यक कहे जाते हैं। उपनिषदों में इसका जो है तैत्तरीय उपनिषद, ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे कर सकते हो। तैत्तरीय, बृहदारण्यक, रण्यक, आपको जो है ईशो उपनिषद। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद ईशो उपनिषद को कहते हैं। इसे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसमें ईशो उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद भी इसी उपनिषद का है। इसके बाद सामवेद है। सामवेद का जो आपको पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश को तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अरण्यक हैं वो अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य हैं। जैमिनीय और छांदोग्य अरण्यक इसी के अरण्यक है। इसके जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य हैं, केन है, आपको केन, छांदोग्य। इसी छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख आप सबको मिलता है। यहाँ अथर्ववेद, इसका उपनिषद गोपथ है। एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक ना, कोई भी आरण्यक नहीं है। और जो इसके उपनिषद हैं वो मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद, मांडुक्यो, प्रश्नोपनिषद, कठो उपनिषद, ये सारे उपनिषद जो हैं ये इसी के उपनिषद बतलाए जाते हैं। और ये प्रमुख बातें हुई। ठीक, तो यहाँ तक हम सबने बड़े ही शानदार तरीके से आसानी से अध्ययन किया। अब देखिए नेक्स्ट बातों में आइए हम सब अगले अध्याय में चलते हैं। इसमें मैंने बताया उपवेद, ठीक ना, क्या बताया, तो उपवेद के चर्चा के, और उपवेद में आपको मैंने 4 उपवेद बताया। देखिए उपवेद में और उसके रचनाकार और किस वेद का उपवेद है, वेद का उपवेद है। तो आपको जो है आपको पहला आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है इसके रचनाकार धन्वंतरि को कहा जाता है और यह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। दूसरा आपको जो है धनुर्वेद, इसके रचनाकार विश्वामित्र को बतलाया गया है। विश्वामित्र को बतलाया गया है धनुर्वेद के रचनाकार। यह यजुर्वेद का उपवेद है। फिर आपको जो है कि गंधर्व वेद के रचनाकार, आपको गंधर्व वेद, इसके रचनाकार नारद को कहा गया है और यह सामवेद से संबंधित है। और इसके बाद आपको जो है वह शिल्प वेद है, शिल्प वेद, और इस वेद के रचनाकार विश्वामित्र को बतलाया गया है। विश्वकर्मा, किसे, तो भैया
इसके रचनाकार विश्वकर्मा को बतलाया गया है। किसे? तो विश्वकर्मा जी को कहा गया है और ये अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ये अब यहीं पे चाहो तो वेदों के उच्चारण करता, यानी इनके उच्चारण करता आपको देख सकते हो यहीं पे उच्चारण करता ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता को होता या होत्री कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता को आपको अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करता को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करता को ब्रह्म या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ये आपको वैदिक चीजें हुई। अब यहीं पे दर्शन भी है। दर्शन की संख्या 6 बतलाई गई है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। दूसरा आपको न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि है। तीसरा आपको योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। फिर आपको वैशेषिक दर्शन को अनुवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रतिपादक आपको कणादि हैं। फिर आपको जो है पूर्व मीमांसा है, इसके प्रतिपादक जैमिनीय हैं और उत्तर मीमांसा है, इसके प्रतिपादक वादरायण को माना जाता है। तो इस तरह आप सबने आपको जो है वेदांगों का भी अध्ययन किया। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत किन किन बातों का हम सब अध्ययन करते हैं। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत हम सब बौद्ध ग्रंथों के विषय में बातें करते हैं। बौद्ध ग्रंथ, ठीक ना, बौद्ध ग्रंथ के विषय में हम लोग बातें कर ले। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं? तो पहला चीज तो जातक कथाएं आपको ये हुआ। दूसरी बातें त्रिपिटक, ये पूछता है कि त्रिपिटक किससे, तो त्रिपिटक में 3 पिटक आपको है। कौन कौन से हैं? तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक आपको बतलाए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ समकालीन जो थे उनके द्वारा भी रचना किया गया है। जैसे आपको दिव्यावधान, ये आपको नेपाली साहित्य है, बौद्ध धर्म का नेपाली साहित्य है। इसे किसने लिखा नहीं पता। फिर आपको दीपवंश एवं महावंश, इसकी रचना ये जो है इसे सिंहली साहित्य के नाम से हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? सिंहली साहित्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है वह आपको कह सकते हैं कि बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, ये किसके द्वारा? तो अश्वघोष के द्वारा इसके रचना आपको किए गए, अश्वघोष। फिर माध्यमिका सूत्र की रचना नागा अर्जुन के द्वारा की गई। फिर इसी में अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और इसी से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होते हैं।
तो ये तो बौद्ध ग्रंथ के विषय में हम सबने जाना। नेक्स्ट देखिए आपको जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत हम सब किनका अध्ययन करेंगे? तो जैन साहित्य में आपको पहले जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 जो हैं वह आपको क्या है? तो 4 मूल सूत्र हैं। मूल सूत्र ये आपको प्रमुख जानकारी के स्रोत हैं। फिर कुछ ऐसे राइटर हैं जो कि लिखे हैं, तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना आपको भद्रबाहु द्वारा किया गया और इसी में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख भद्रबाहु के कल्पसूत्र में ही मिलता है। फिर आपको जो है कि महावीर चरितम ये भवभूति की मालती माधव और महावीर चरितम। फिर आपको कई ग्रंथ है, हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण, इसकी रचना जीन सेन के द्वारा की गई। फिर परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ भी आपको किसके द्वारा? तो परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी के द्वारा, आपको हेमचंद्र सूरी के द्वारा परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई। तो ये आपको जो है, और आदि पुराण की भी रचना, आदि पुराण है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इसकी भी रचना जीन सेन के द्वारा ही की गई है। किसके द्वारा? तो जीन सेन के द्वारा ही आदि पुराण की रचना भी की गई है। तो ये यहाँ पर आपको जनपदों के विषय में यानी जैन साहित्य के विषय में जानकारी हुई। अब कुछ लौकिक साहित्य भी हमारे यहाँ प्रचलित थे और लौकिक साहित्यों को आप सब, मैं लिखूंगा नहीं, आप सब नोट करते चलिएगा। लौकिक साहित्य में पहला है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। दूसरा हितो उपदेश के रचनाकार नारायण पंडित को माना जाता है। तीसरा अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। आपको जो है मालती माधव, ये रचना आपको भवभूति के द्वारा किया गया। 10 कुमार चरितम, इसकी रचना दंडिन ने की। शिशुपाल बधनम, इसका रचना कवि माघ ने किया। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया। आपको जो है कि किराता अर्जुनियम, इसकी रचना भारवी ने की। विक्रमांक देव चरितम विल्हण के द्वारा लिखा गया। राज तरंगणे कल्हण के द्वारा लिखा गया। आपको जो है नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। आपको जो है बृहद संहिता के आपको जो है वराह मिहिर हैं। फिर मिताक्षरा, इसके रचनाकार विज्ञानेश्वर को कहा जाता है। आपको जो है कि चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा जाता है। गाथा सप्तशती की रचना हाल के द्वारा की जाती है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा जाता है। अष्टाध्यायी पर टीका आपको जो है पतंजलि के द्वारा लिखा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र की भी रचना की। इसके बाद आपको जो है कि अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, कालिदास की 7 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें हम सब आपको अध्ययन करते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, आपको जो है कि
और कौन सा है, कुमार संभवम, विक्रमांक नहीं, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास के प्रमुख रचनाएं मानी जाते हैं। अब आगे हम सब विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत के विषय में भी देखेंगे। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत, चूंकि ये नाम कठिन है, वृतांत, ठीक ना, ये आप सब चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। ये इंडिका अपने अब मूल रूप में नहीं मिलती है, इंडिका मेगास्थनीज की है। टॉलमी की जियोग्राफी है, टॉलमी ग्राफी टॉलमी की है, ठीक। आपको जो है प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, ये आपको प्लिनी की मिलेगी, ठीक ना। आपको इसके बाद आपको फाहियान के फोक्यू की, फिर आपको वेनसोंग के शीयू की, आपको इसके बाद अलबरूनी की रचना जो है वह तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, ठीक ना। आपको जो है कि इसके अतिरिक्त आपको जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं उनमें आप देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा नाम है भाई, फिरदौसी, ठीक ना। फिरदौसी एक नाम ले लो, फिरदौसी, इसकी रचना शाहनामा, फिरदौसी की रचना शाहनामा, ये फिरदौसी की प्रमुख रचना मानी जाती है। तो इस तरह हम सबने आज विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांत के विषय में और आपको भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख बातों के विषय में अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।